हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आंकड़ा विश्लेषण। भाग नंबर 2 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले अभ्यास प्रश्न और सारांश। तो अभ्यास प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए पाई चार्ट के आधार पर दिया जाना है। व्यक्ति का मासिक वेतन विभिन्न व्यय विशेषों पर वितरित किया गया है। कपड़ों और बचत पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत किस अन्य एकल व्यय मद के बराबर है। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो वो कह रहा है कि कपड़ों और बचत पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत किस अन्य एकल व्यय मद के बराबर है। तो कपड़ों पर खर्च हो रहा है 15%, ठीक है ना। और बचत पर खर्च कितना हो रहा है आप लोगों का, सॉरी, कपड़ों पे खर्च हो रहा है आप लोगों का 7% और बचत पर 23। यानी कपड़ों और बचत पर खर्च किए गए धन की कुल राशि 7 + 23% यानी 30%। 30% किसके बराबर है? हाउस रेंट के, जो घर के किराए के बराबर है, ठीक है ना। हाउस रेंट के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मकान का किराया। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निर्देश ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। भारत में बिजली आपूर्ति की स्थिति अरब किलोवाट में कितनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है 1980 81 और 1984 85 के बीच बिजली की आपूर्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 5 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कह रहा है कि 1980 81 और 1984 85 के बीच बिजली की आपूर्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1980 81, ठीक है, ठीक है, कितनी है? 105। और 1984 85 में कितनी? 151। बिजली की आपूर्ति यानी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत इंक्रीमेंट आएगा 105 से 151 होगी। तो कैसे निकालेंगे? 151 माइनस 105 बटे 105 गुणा 100, 46 बटे 105 गुणा 100 यानी कि लगभग 43% निकल कर आ जाएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश दे रखा है आपको, ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। भारत में बिजली आपूर्ति की स्थिति बिलियन किलोवाट घंटे में कितनी है। क्वेश्चन है आपका 1980 81 से 1985 के अंत तक आवश्यकता और आपूर्ति के बीच संचयी कमी बिलियन किलोवाट घंटे में कितनी है। इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कह रहे हैं कि 1980 81 से 1985 के अंत तक आवश्यकता को और आपूर्ति के बीच संचयी कमी बिलियन किलोवाट घंटे में कितनी है, ठीक है ना। 1980 81 से 1985 तक संचयी कमी यानी कि 120, रिक्वायरमेंट और सप्लाई के बीच का डिफरेंस 120, 105 का डिफरेंस 15, 129 115 का डिफरेंस 14, 137 124 का डिफरेंस 13, 145 130 का डिफरेंस 15, 170 151 का डिफरेंस 19। सभी को ऐड करेंगे। 15 14 29, 13 42, 42 15 57, 57 19 76। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। भारत में बिजली आपूर्ति की स्थिति अरब किलोवाट में 1984 85 में बिजली की आवश्यकता, 1978 79 में बिजली की 78 में आपूर्ति की उपलब्धता का कितना गुना थी, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 1984-85 में बिजली की आवश्यकता, 1984-85 बिजली की आवश्यकता 170 थी। 1978-79 में आपूर्ति की उपलब्धता का कितना गुना थी? 1978-79 97 का कितना गुना थी? यानी कि अपेक्षित संख्या आ जाएगी आपकी 170 डिवाइड बाई 97 यानी कि 1.75 टाइम्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। निर्देश है, ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दें। भारत में बिजली आपूर्ति की स्थिति अरब किलोवाट घंटे में। 1979-80 से 1984-85 तक बिजली की आवश्यकता में वृद्धि का प्रतिशत। 1974-75 से 1979-80 तक बिजली की आवश्यकता में वृद्धि के प्रतिशत से किस अंक से कम था, यह आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने, इसका जवाब दीजिएगा। इसके आंसर को समझते हैं। 1989-80 से 1984-85, 89-80 से 84-85 तक आवश्यकता में प्रतिशत वृद्धि, है ना। तो आवश्यकता में प्रतिशत वृद्धि यानी 118 से 170 हो गया। तो यहां से मैं कहूंगा बिजली की आवश्यकता में प्रतिशत वृद्धि 1979-80 से 1984-85 तक कितना आ जाएगा? 170 माइनस 118 डिवाइड बाई 118 गुना 100 यानी कि 52/118 गुना 100 यानी कि 44% आएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 1974-75 से 1989-80 तक बिजली की आवश्यकता में वृद्धि के 1974-75 यहां पर आ गया, ठीक है ना। और 1979-80 तो ये आपका आ जाएगा 78 से 118। तो बिजली की आवश्यकता में वृद्धि 1974-75 से 1979-80 तक 118 माइनस 78 डिवाइड बाई 78 गुना 100 यानी 40/78 गुना 100 यानी कि 51.2%। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो गया यहाँ पे देखेंगे, 51.2 माइनस 44 यानी कि 7%, लगभग 7% आएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश, ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। भारत में विद्युत आपूर्ति की स्थिति अरब किलोवाट घंटे में। 1979-80 और 1983-84 के बीच विद्युत उत्पादन सामान्यतः विद्युत मांग से कितने वर्षों पीछे रहा है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। 1979-80 और 1983-84 के बीच विद्युत उत्पादन सामान्यतः विद्युत मांग से कितने वर्ष पीछे रहा, ठीक है ना। ठीक है, 1979-80 और 1983-84, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये डाटा है, यहाँ पर ये है, ये है, ये है और ये है। अब कह रहा है कि मांग से कितना पीछे रहा, यानी कि सप्लाई से कितना पीछे रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट थी 145 की, सप्लाई हुई 130 की। रिक्वायरमेंट 137 की, सप्लाई 124 की। रिक्वायरमेंट 129 की, सप्लाई 115 की। रिक्वायरमेंट 120 की, सप्लाई 105 की। रिक्वायरमेंट 118 की और सप्लाई आप लोगों की हुई 99 की। तो यहाँ पे कह रहा है कि मांग से कितने वर्षों पीछे रहा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखो 1979-80 में मांग थी 118 की और 1982-83 में पूरी हुई, यानी कि 118 की मांग 1979-80 में थी और ये पूरी हुई कब जाके, ये आप लोगों की 118 की जो मांग पूरी हुई वो 124 और 130 यहाँ जाकर हुई 82-83 और 83-84 में, यानी कि 3 साल तक मांग से पीछे रहा है।
तो इसलिए आंसर आप लोगों का यहाँ पर 3 साल आएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। निर्देश है, निम्नलिखित तालिका विभिन्न वर्षों में विभिन्न ब्रांड के मोबाइल की बिक्री दिखाती है। आंकड़े हजारों में दिए गए हैं। वर्ष 2010 में मोबाइल की औसत बिक्री और वर्ष 2006 में उसकी औसत बिक्री के बीच का अंतर क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिएगा आंसर को। 2010 में मोबाइल की औसत बिक्री, 2010 में औसत बिक्री कितनी हो जाएगी? देखो 2010 है, ठीक है ना। औसत बिक्री इन सभी को ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, और कितने ईयर्स की बात कर रहे हैं, ब्रांड्स की, कितने ब्रांड्स की बात कर रहे हैं? 6 ब्रांड है, MNOPQR। तो सभी को जोड़ के 159/6 गुणा 1000, हजारों में दे रखी है संख्या, तो ये आएगा 26,500। आप कह रहे हैं 2006 में उनकी औसत बिक्री, तो 2006 में औसत बिक्री, तो ये आ जाएगा। इन सभी को ऐड करूंगा और 6 से डिवाइड करूंगा, गुणा 1000 यानी कि 21,000 आएगा। अंतर कितना आएगा? 26,500 माइनस 21,000 यानी कि 5.5 के आ जाएगा, 5500 आ जाएगा, 5,500। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल का होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका विभिन्न वर्षों में विभिन्न ब्रांड के मोबाइल की बिक्री दिखाती है। डेटा हजारों में दिया गया है। वर्ष 2008 में ब्रांड ओ की बिक्री, वर्ष 2006 में ब्रांड आर मोबाइल की बिक्री का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इसे देखते हैं। वर्ष 2008 में ब्रांड ओ की बिक्री, वर्ष 2006 में ब्रांड आर मोबाइल की बिक्री का कितना परसेंट है? वर्ष 2008 में ब्रांड ओ की बिक्री 27 है, वर्ष 2006 में ब्रांड आर की बिक्री 15 है, तो 15 का कितना परसेंट है? तो 27/15 गुणा 100 यानी कि 180% है। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। निर्देश, निम्नलिखित तालिका विभिन्न वर्षों में विभिन्न ब्रांड के मोबाइल की बिक्री दिखाती है। आंकड़े हजारों में दिए गए हैं। वर्ष 2006 से 2009 तक ब्रांड पी मोबाइल की बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। वर्ष 2006 से 9 तक ब्रांड पी मोबाइल की बिक्री, 2006 से 2009 तक ब्रांड पी की बिक्री यानी कि 16 से 18.4 हो गया। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया? यानी कि 16 से 18.4, तो यहाँ से कह देंगे आप लोग 2.4 का इंक्रीमेंट हो गया। तो आवश्यक प्रतिशत बराबर 2.4 डिवाइड बाई 16 इंटू 100 इक्वल टू 15% आएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा ध्यान से। निर्देश, निम्नलिखित तालिका विभिन्न वर्षों में विभिन्न ब्रांड के मोबाइल की बिक्री को दर्शाती है। आंकड़े हजारों में दिए गए हैं। निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष में सभी ब्रांड की मोबाइल की कुल बिक्री अधिकतम है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए इसको समझते हैं। निम्नलिखित वर्ष में किस वर्ष में सभी ब्रांड के मोबाइल की कुल बिक्री अधिकतम है? अगर हम 2006 में देखेंगे तो इन सभी को हमने ऐड करा तो निकल कर आया 126। 2007 में देखेंगे तो इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो निकल कर आएगा 120।
2008 में देखेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 132। 2009 में देखेंगे, इन सभी को यहाँ पे ऐड करेंगे तो निकल कर आएगा 147.1। 2010 में देखेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, निकल कर आएगा 159। 2011 में देखेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 159.2, है ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 2011 में। तो स्पष्ट रूप से वर्ष 2011 में मोबाइल की बिक्री अधिकतम है, जो कि ऑप्शन ई में है। तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निर्देश, निम्नलिखित तालिका विभिन्न वर्षों में विभिन्न ब्रांड के मोबाइल की बिक्री को दर्शाती है। डेटा हजारों में दिया गया है। वर्ष 2007 में ब्रांड एन मोबाइल की बिक्री उसी ब्रांड पी मोबाइल की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है? ब्रांड एन आएगा और यहाँ पे ब्रांड पी आएगा। कितने प्रतिशत अधिक है? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 2007 में ब्रांड एन मोबाइल की बिक्री उसी वर्ष मोबाइल पी की बिक्री से कितने परसेंट अधिक है? 2007। एन और पी की बात कर रहे हैं। पी से कितना अधिक है? पी की 12 है और ये 21 है, तो 12 से 21 कितना अधिक है? तो आवश्यक प्रतिशत बराबर 21 माइनस 12/12 गुणा 100, 9/12 गुणा 100, 9/12 3/4 गुणा 100, यानी कि 75%। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 1995 में बैंक पी में महिलाओं की संख्या, वर्ष 1996 में बैंक एम में पुरुषों की संख्या और वर्ष 1995 में बैंक एन में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है? 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। वर्ष 1995 में बैंक पी में महिलाओं की संख्या, 1995 में बैंक पी में महिलाओं की संख्या कितनी है? 550। ये आगे 550 आवश्यक अनुपात निकालेंगे। वर्ष 1996 में बैंक एम में पुरुषों की संख्या, 1996 में बैंक एम में पुरुषों की संख्या कितनी है? 250, तो अनुपात 250। 1995 में बैंक एन में महिलाओं की संख्या कितनी है? 400, 400 आ गया। तो जीरो कट जाएगा हर जगह से, यहाँ पे 55:25:40 आएगा। 5 से कट करूंगा 11:5:8 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 1994 में सभी बैंकों में मिलाकर कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या थी? 5 ऑप्शन आपके सामने, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। 1994 में सभी बैंकों में मिलाकर कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या थी? 1994 सभी बैंक में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या 400, 450, 600 और 450। तो 1994 में सभी बैंक में एक साथ काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या 400 प्लस 450 प्लस 600 प्लस 450, और 4 बैंक की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई 4 औसत निकालेंगे। 450, 450, 900, 600, 1500, 4 1900/4, तो ये निकल कर आएगा 475। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। यदि वर्ष 1994 में बैंक एन में 20% महिला और 30% पुरुष कर्मचारी विकलांग थे, तो उस वर्ष बैंक में विकलांग उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
चलो इसे देखते हैं। यदि वर्ष 1994 में बैंक एन में 20% महिला, 1994 बैंक एन में 20% महिला है, यानी कि 250 का 20%, और 30% पुरुष कर्मचारी विकलांग थे। पुरुष है 600, है ना। अच्छा, एन की बात कर रहा है तो एन में पुरुष है 450, तो 450 का 30%, 250 का 20% 50, 450 का 30% 135, दोनों को ऐड करूंगा 185। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 1997 में बैंक एम में कार्य करने वाली महिलाओं, वर्ष 1995 में बैंक एन में कार्य करने वाली महिलाओं और वर्ष 1996 में बैंक पी में कार्य करने वाले पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1997 में बैंक एम में कार्य करने वाली महिलाओं, 1997 है, बैंक एम है और कार्य करने वाली महिलाएं कितनी है? 650। ठीक है। वर्ष 1995 में बैंक एन में कार्य करने वाली महिलाओं, 1995 है, बैंक एन है और कार्य करने वाली महिला कितनी है? 500। वर्ष 1996 में बैंक पी में कार्य करने वाले पुरुषों, 1995 में बैंक पी में कार्य करने वाले पुरुषों यानी कि 600 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इन सभी को ऐड करेंगे, आवश्यक व्यक्तियों की कुल संख्या 650, 500 और 600, 650। ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों कितने हैं? 1995, 1995 में बैंक एन में कार्य करने वाली महिलाओं, एन में कार्य करने वाली महिलाओं ये है भाई 400 है, 650 के बाद 400 आ जाएगा। और 1996, 1996 में बैंक पी में कार्य करने वाले पुरुषों, तो यानी कि यहाँ पर जो निकल कर आएगा ये आ जाएगी वैल्यू 650 प्लस 400 प्लस 450, तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 1500। और 1500 ऑप्शन नंबर किस में है? ना ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में। तो आप यहाँ से कहेंगे नन ऑफ दीज, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट एक बैंक के विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के वितरण और उनमें पुरुषों के प्रतिशत को दर्शाता है। विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों का प्रतिशत, कुल कर्मचारी 8000, पुरुषों का प्रतिशत, कुल कर्मचारी बराबर 3200। ग्रेड यू में महिला और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या है ये आप लोगों को बताना है। और यहाँ पे आप लोगों को 5 ऑप्शन दे रखे हैं और 5वां ऑप्शन है 13:14। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पे बताइएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ग्रेड यू में महिला और पुरुष कर्मचारियों का औसत क्या है? तो ग्रेड यू आप लोगों का आ गया। ग्रेड यू में पुरुष कितने हैं देखिएगा। तो ग्रेड यू में आप लोगों के पुरुष कितने हैं? 26%। तो 26/100 गुना किसका? 3200 का, 832 आ गया। और ग्रेड यू में कुल कर्मचारी कितने हैं? तो ग्रेड यू में कुल कर्मचारी कितने हैं? तो आप कहोगे टोटल कर्मचारी 20% है और यहाँ पे 8000, तो आप कहोगे 8000 का 20% 1600 है। तो इसमें महिला निकाल लूंगा, 1600 में से 832 को माइनस करूंगा, 768 आएगा। अब अनुपात निकाल लूंगा। अनुपात किसका निकालना? महिला और पुरुष का। तो 768 डिवाइड बाई 832, तो 96/104 यानी कि 24/26 यानी कि 12/13।
तो आप यहाँ से कह देंगे 12/13, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर समरी देखते हैं हम लोग। सारणीबद्ध ग्राफ परिभाषा। सारणीबद्ध ग्राफ एक तालिका है जो डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करती है। इसे स्पष्ट और संक्षिप्त प्रारूप में प्रस्तुत करती है। विशेषताएं: सरलता, डेटा का सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों में डेटा की तुलना करना आसान है। विस्तार, विस्तृत डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण, विभिन्न विषयों में छात्र ग्रेड का वितरण दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का पाई चार्ट परिभाषा। पाई चार्ट एक गोलाकार चार्ट है जो संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए स्लाइस में विभाजित होता है। प्रत्येक टुकड़ा कुल में एक श्रेणी के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। विशेषताएं: अनुपात, प्रत्येक श्रेणी का अनुपात या प्रतिशत दिखाने के लिए प्रभावी। स्पष्टता, संपूर्ण भागों की आसान दृश्य तुलना की अनुमति देता है। सीमित डेटा, सीमित संख्या में श्रेणियां वाले डेटा सेट के लिए सबसे उपयुक्त है। उदाहरण है, विभिन्न बजट श्रेणियों का प्रतिशत वितरण दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।